संदीप भैया खड़े हैं, मैं इनसे थोड़ा बात करना चाहूँगा। धन्यवाद आप हमें टाइम देने के लिए। मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहूँगा। सुनने में इस समय ऐसा रहा कि मिर्जापुर का नाम गिरजापुर क्यों रखा जा रहा है, इसके हमारे बीच संदीप भैया खड़े हैं, मैं इनसे थोड़ा बात करना चाहूँगा। धन्यवाद आप हमें टाइम देने के लिए। मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहूँगा। सुनने में इस समय ऐसा रहा कि मिर्जापुर का नाम गिरजापुर क्यों रखा जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मिर्जापुर जिले के कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो प्रस्ताव लेकर डीएम साहब के पास पत्र के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं कि मिर्जापुर का नाम प्राचीन समय में गिरजापुर था। हाँ वाह, गिरजापुर था, इसलिए इसकी मांग तेज हो गई है और इस मिर्जापुर का नाम गिरजापुर रखा जा सके। अच्छा, ये क्यों रखा जा रहा है, आखिर इसका क्या साजिश है? मतलब देखिए, कुल मिलाकर इतिहास रहा है इन लोगों का। अब ये लोग सब चाहते हैं कि अब हमारे जिले के लोग परेशान हो। नाम बदलने से विकास नहीं होता है। जी। नाम बदलेंगे तो सरकारी दफ्तरों पे बच्चों के मार्कशीट पे बच्चों के जो नाम लिखा है उनका आधार कार्ड संशोधन, मतलब पूरे जिले की समस्या बढ़ जाएगी। और तो आपके कहने का मतलब ये है कि मिर्जापुर का नाम जो गिरजापुर रखा जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं मिलने वाला है जनता को, या सर मतलब जो जिसके द्वारा रखा जा रहा है, इससे कोई बेनिफिट मिलने वाला है या नहीं कि ऐसे रखा? अरे यार, मेरा नाम संदीप मौर्य है और मेरा नाम रख दीजिए हम अडानी, तो क्या हमारा विकास हो जाएगा? नहीं, आपके कहने के हिसाब से तो हाँ ऐसा सही है कि अगर किसी का नाम रखने से विकास हो जाए, तो ऐसा हमने भी कभी नहीं देखा है। पर हमारा नाम संदीप मौर्य है और मैं गरीब हूँ तो मैं लिख दूं कि संदीप मौर्य अमीर, तो क्या मेरे पास धन हो जाएगा क्या? नहीं ऐसा तो ये कुल मिलाकर लोगों के साथ चालबाजी कर रहे हैं। जो लोग 2-2.5-3% जो पैसे पूंजीपति वाले लोग हैं वो ऐसे ही कर रहे हैं, केवल लोगों को परेशान करने के लिए साजिश के तहत ज्ञापन ठोक कर, और इसका विरोध होगा। जैसे गिरजापुर का नाम की मांग हो रही है मिर्जापुर की, तो उसका विरोध होगा। जब विरोध होगा तो आसानी से प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या करेंगे, जानते क्या करेंगे? इसका नाम विंध्याचल नगर कर देंगे। तो ऐसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए, अगर सरकार है रख रही है तो कोई ना कोई आखिर जनता का लाभ तो हो भी सकता है इसके लिए भाई, कुछ तो उसके लिए साजिश। चलिए, अच्छा आपको लाभ गिना देते हैं। बनारस में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम पहले क्या था? मुगल सराय। इस समय दीनदयाल उपाध्याय हो गया है, तो क्या वहाँ पे जहाजों का या फिर हेलीकॉप्टरों का आना जाना बढ़ गया क्या? वो और बड़ा एयरपोर्ट होगा क्या? नहीं, देखिए ये भी मैंने सुना है कि 2 सितंबर को हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है, तो कहीं ना कहीं उसका जनता के पीछे सरकार अगर किसी का बुरा तो चाहेगी नहीं। अगर रख रही है तो कहीं ना कहीं हम लोगों के, आप लोगों की या जनता के लिए सुरक्षा के लिए तो रखेगी। देखिए, इसीलिए कुल मिलाकर हिंदू राष्ट्र देश के लिए लोगों का सपना है, ठीक है? लोगों को भ्रम में पालने का सपना है। अगर इतना ही शौक है हिंदू राष्ट्र बनाने का, तो मैं पूछ रहा हूँ, भारत के संविधान का जितने लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो भारत के संविधान का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि भारत का संविधान हमें धर्मनिरपेक्ष सिखाता है, किसी भी धर्म के प्रति विपरीत जाने का मार्ग नहीं दिखाता है। समता, समानता, बंधुता, सभी धर्मों का समान सम्मान बताता है। और जो केवल अकेले राष्ट्र की बात करे, धर्म की बात करे, वो एक बात समझ लीजिए कि वो हमारा संविधान विरोधी है। और आपने नहीं देखा, देश के प्रधानमंत्री का जो असिस्टेंट था, सलाहकार था, उसने क्या कहा? संविधान बदला जाएगा। उसने पूरे से कमेटी तैयार की है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, देश को लुभाने की सरकार है और देश के पिछड़ों, आदिवासियों, अनुसूचित लोगों के हक छीनने की सरकार है। जरा बताइए, जब पिछड़ी या छोटी कौम से आने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारत के लिए संविधान लिखा, तो सभी को समता, समानता, बंधुता के पाठ में फिरोया और समाज में भाईचारा लाने के लिए उन्होंने कार्य किया। उनके संविधान में सबको बराबर का अधिकार मिला, बराबर का सम्मान मिला। और इनके ही पहले जो भारत, जब पहले हिंदू की जो बात, राष्ट्र की बात करते हैं लोग, जब मनुस्मृति लिखा गया था तो किसी हिंदू महापुरुष ने ही लिखा था। तो बताइए, जब मनुस्मृति लिखा गया था तो उसमें हमारे जैसे ओबीसी, एसटी, एसटी भाइयों कहाँ रखा गया था? जरा बताइए हमको। तो वर्ड में बांट गया, जाति में बांटा गया, भेदभाव में बांटा गया, छुआछूत भेदभाव में बांटा गया, किस तरीके से पढ़ने का अधिकार छीन लिया गया। हाँ, देख रहे हैं मौजूदा सरकार 2000 की जो पढ़ाई शिक्षा थी 20,000 की कर दी गई है। मौके लगातार आप देख रहे हैं, किसी की वो नहीं, एग्जाम हो रहा है बीए का, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है। 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, आज तक अभी रिजल्ट नहीं आया है। हाँ, आज 22 तारीख को एग्जाम होना था, 22 तारीख को ये एग्जाम होना था। और यहाँ के जो कुलपति है शिक्षा, बीएचयू के जो कुलपति हैं, या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के जो कुलपति हैं, उनको नहीं पता कि 22 तारीख को नागपंचमी है। उस दिन भी उन्होंने बच्चों को एग्जाम देने के लिए बोल दिया। फिर आज कल नोटिस भेजा कि उस दिन मतलब 22 तारीख को एग्जाम नहीं होगा, तो सोशलॉजी का एग्जाम नहीं होगा। ये एक बार गड़बड़ हो जाए तो मान लीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर में भी ऐसे ही हुआ, सेकंड सेमेस्टर में भी यही हुआ, थर्ड सेमेस्टर में भी यही हुआ। लगातार शिक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है ताकि आप इतना होपलेस हो जाए, इतना घबरा जाए कि शिक्षा को ही छोड़ दे। इसलिए जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो चाहेंगे कि सरकार और सिस्टम एकदम समानता, इक्वलिटी से काम करे, और जो भी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है या संविधान को बदलने की मांग कर रहा है वो देशद्रोही है मेरे हिसाब से। तो मतलब आपका कहना है कि जो सरकार ये काम कर रही है, इसके लिए आपके हिसाब से सही नहीं कर रही काम? सरकार कहाँ सही कर रही है मुझे बताइए। जब वो कहते हैं हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर मीटर पहुंचा के हर घर 5,000 रुपये महीने का उसने वो भेज दिया,
क्या ना बिजली बिल भेज दिया। हाँ, बोला कि हर घर हमने गैस की योजना पहुंचा दिया। ठीक है, 200, 300, 410 रुपए का गैस सिलेंडर। एक बात ये भी बता देती है, अगर सुविधा पहुंचा रहे घर तक तो भाई उसमें थोड़ी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। अरे भाई ये बताओ, तुमने अगर हमने गाड़ी खरीद लिया तो आपको पता है कि 100 रुपए में अपने जिले तक जाएंगे, अपने जिले चले आएंगे। अगर मैं 2000 का तेल जबरदस्ती डाल के जाऊँ तो तुम्हारा तेल बचेगा नहीं बचेगा? तो कुल मिला के सरकार जानती है कि इसका कीमत 400 रुपए ही है, लेकिन टैक्स इतना ज्यादा वसूली की जा रही है और मनमानी वसूली जा रही है। क्योंकि भैया देखिए, जब बहुमत की सरकार होती है तो बहुरा जाती है, मनमानी करती है, बस वही है। इसलिए बहुमत की सरकार मनमानी कर रही है, मनमानी टैक्स वसूली कर रही है, जिसके कारण आपने देखा अंग्रेज अगर नमक पर टैक्स लेने लगे थे तो देश में थोड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था। और ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस पे टैक्स नहीं ले रही है? सब पे ले रहे भाई, नीमक हो, तेल हो, घी हो, दही हो, मक्खन हो, सब पे टैक्स ले रही है। हाँ, और अब हमको बताइए कि क्या इस टैक्स से देश के लोगों का फायदा है? नहीं। कि टैक्स से देश का विकास हो रहा है? यही आप खड़े हैं ना, बगल में देखिए, ये नहर है, नहर जाता है ना। मैं गांव की किसानों की बात कर रहा हूँ। गांव का नहर है ना, पूरा नहर का पक्का निर्माण क्यों नहीं हुआ? अच्छा, ये कौन सी नहर है? ये भैया जयकर मोहंडे से निकलती है, ये जाती है इधर क्या नाम मिल रही गंगारा साइड से जाती है, पटेल नगर साइड में। पटेल नगर आप इसमें कहाँ पे खड़े हैं? हम जयकर में खड़े हैं। यहाँ से मुलाकात हो गई आपसे जंगल में, आपने मुझसे इंटरव्यू के लिए बोला, हमने खड़े हो गए। देखिए, लाइन का पोल खड़ा कर दिया गया है, लाइन का पोल खड़ा किया गया है, सामने देखिए कैसा पोल खड़ा किया गया है। मैं ये भी पूछना, 15 अगस्त को पहले 16 अगस्त को झूरा घोषित होने वाला है, ये क्या ऐसा आपको कुछ जानकारी? 16 अगस्त तो बीत गया भाई। तो झूरा घोषित क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में? ये तो देखिए, माननीय मंत्री महोदय जी, थोड़ा सा मंत्री महोदय, मैंने यहाँ भ्रमण करते हुए जब गाँव से आया तो मैंने बहुत जगह पे देखा कि कई किसानों के खेत ऐसे थे सूख गए हैं भाई। सुनिए, बता रहे हैं, नहर चलती थी, आज भी पानी। पहली सरकार में, जो पिछली सरकार थी, उसमें सिस्टम था कि अगस्त के महीने के 10 तारीख से लेकर 15 या 20 तारीख तक झूला घोषित कर दिया जाता था। लेकिन मिर्जापुर जिले का दुर्भाग्य है कि पिछले 2 वर्षों से लगातार झूला पड़ रहा है। आप भी इसी के नागरिक है, मैं भी यहाँ का नागरिक हूँ। ठीक है, नागरिकता का बुरा हाल देखिए कि यहाँ पे उनके खिलाफ बोलना भी छोड़ दीजिए। जब चुनाव आएगा ना तो चुनावी समीकरण देखने के लिए जो मुख्यमंत्री साहब हैं और उनके जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, यहाँ के जो सांसद महोदय हैं, वो निकल के समीक्षा करेंगी कि हमारा वोट कहाँ है, कहाँ गड़बड़ हो गया है, समीक्षा करने जाएंगी। छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को लेकर बैठेंगी कि हम बैठक करेंगी कि, लेकिन यह कमेटी बनाकर बैठक नहीं कर रही है कि मिर्जापुर जिले में किन किन क्षेत्रों में झूठा पड़ा है और उन लोगों को क्या मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, किसान मर जाए, किसान का पानी खेतों में आए कि ना आए, वो क्या नाम है, इलाहाबाद जिले में पानी जाए, पूरा टोटल। आपने देखा नहीं डीएम ने क्या कहा था? मैंने सुना था, डीएम अभी परसों लालगंज तहसील में आए थे, डीएम थे, सभी लोग इस बात पे चर्चा हुई है कि मैं अभी बात करूंगा, झूरा के विषय में क्लियर करूंगा, पर हमारे हिसाब से क्लियर कर देना चाहिए उनको। आपको क्या लगता है? क्योंकि ये क्लियर नहीं, एकदम इस समय लोगों के घर पर घर मुआवजा पहुंच जाना चाहिए, क्लियर को छोड़ दीजिए। बताइए, किसानों का इस टाइम तो पर साल मतलब जो टाइमिंग होता है खेती का बहुत ज्यादा पीछे छोड़ चुका है, क्योंकि बारिश ना होने की वजह से किसानों की खेती 2 सालों से भैया खेती नहीं हो रही है। मिर्जापुर जिले में जो 96 विधानसभा है, पश्चिमी जो दक्षिणी मतलब जो दक्षिणी इलाका है, इस एरिया में 2 साल से लगातार झूठा पड़ रहा है। सरसों की खेती नहीं हो पा रही, धान की खेती तो छोड़ दीजिए, गेहूं की खेती हो ही नहीं पा रही है। तो ये समझ लीजिए, जो एकदम घास उगता था वो घास भी नहीं उग रहा है, इतनी ज्यादा तापमान है। लेकिन इस जिले की सांसद महोदय को ये चाहिए कि यहाँ पे झूला घोषित कर दिया जाए, लेकिन झूला घोषित करने की जब बात आती है तो चुनावी समीकरण में अलग अलग जिले में संगठन मजबूत करने में लगी है, जिले की नागरिकता को, विकास को मजबूत करने में नहीं लगी है। जिले के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी की, महंगाई की, किसानों की समस्या, उस पे वो काम करने के लिए नहीं तैयार है, लेकिन केवल अपना संगठन का विस्तार करने में लगे हैं। ऐसे सांसद महोदय को 2024 में मैं बताऊंगा कि एक 24 साल का लवंडा ललकार रहा है कि 2024 में चुनाव लड़िए और 24 घंटे वाली मुझे यहाँ का सांसद चाहिए, और जरूरत पड़ेगा तो अगर मेरा एज पूरा हो गया, 25 साल पूरा हो गया उनके कार्यकाल में, तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा के खिलाफ और बताऊंगा असली बैकवर्डवादी कौन है और नकली बैकवर्डवादी कौन है, असली किसान का बेटा कौन है और नकली किसान का बेटा कौन है, असली मजदूर कौन है और नकली मजदूर कौन है, असली किसानों की समस्या दर्द को कौन समझता है। और एक बात और समझ लीजिए, किसानों की यूरिया, डीएपी और कीटनाशक दवाओं का क्या हाल है इस देश में, ये जरा पूछिए। मैं किसान का बेटा, मुझे पता है कि कैसी कैसी समस्या से किसानी जूझ रही है। खेत में बीज डाल दीजिए, उसके बाद दवा छिड़क दीजिए, लेकिन सूखा पड़ जाता है। घर का जो बचा हुआ जो कुछ था वो भी हम लोग खेत में डाल देते हैं, लेकिन हम लोगों को मुआवजा नहीं मिलता है, हम लोगों को किसानी सेक्टर में कोई लाभ नहीं मिलता, लेकिन हम लोग लगातार खेती करते हैं क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान, भारत को खिलाना चाहते हैं, देश की जनता को खिलाना चाहते हैं। तो धन्यवाद। देखिए, संदीप भैया हमारे बीच में बातचीत किए, और देखिए पहले बात हुई थी मिर्जापुर का नाम गिरजापुर क्यों रखा जाता है, तो संदीप भैया क्या कहना है कि लोगों को गुरुमाह किया जाता है, मतलब एक तरह से भरमाया जाता है। तो ये कई तरह से संदीप भैया द्वारा बात की हुई, इस बात पे कहीं ना कहीं हमारे देश को, हमारे भारत को इस बात पे गौर करना है, क्या संदीप भैया सही कर रहे हैं इस बात को या गलत कर रहे हैं। और हमारे बीच में किसानों के लिए बहुत सारी चीज़ों पे बातचीत की है, अब क्या सही है क्या गलत, ये इनके द्वारा हम नहीं,
जो हमारी ऑडियंस देख रहे हैं, हमारी जनता और जिनके साथ हो रहा है उनको समझ में होना चाहिए और क्या सही है क्या गलत। संदीप भैया ने बहुत अच्छी बात कही, हमारे बीच में खड़े हैं। और मैं इनसे ये बात लास्ट टाइम पूछना चाहूँगा कि मिर्जापुर का नाम जो गिरजापुर रखा गया है, क्या इसके बारे में अगर कुछ और कहना चाहते हैं 2 शब्द तो कह सकते हैं। मिर्जापुर जिले का अगर नाम बदलना है जी तो प्राचीन समय का मिर्जापुर का नाम था जी इसका था बौद्ध नगर। जी बौद्ध नगर। जी। मैं आपका इसका अवशेष बता रहा जी, जी। हूँ। मिर्जापुर जिले के चुनार में और हौरा स्थित में जी। सम्राट अशोक की लेखनी है, शिला लेखनी जी, है। जी। उसी के बगल में भंडारी देवी का मतलब मंदिर बना दिया जी, गया जी, है, जी। जहाँ पे उनका नस्का था कि मतलब एक नस्का बनाया गया था और लेखनी लिखी गई थी। आपको कैसे मालूम मतलब ये बनाया गया है? जाइए, बिल्कुल जाइए, वहाँ लिखा है। लिखा है? हाँ, आज भी मौजूद है। तो कौन लिखा है? सम्राट अशोक ने स्वयं अपनी लेखनी लिखी है, जी। आज से कई वर्षों पहले। तो ये मतलब आपका कहना है इतिहास गवाह है? इतिहास है, वहाँ पुरातात्विक विभाग ने